नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद वसीम। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती और लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। और पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो इस चैनल के ऊपर अपने कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा सके, उसके लिए सबसे पहले तो क्षमा चाहते हैं आप सभी से। बाकी आगे से आशा करेंगे कि कंटिन्यू जो है वो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएं। तो आज जो है वो अपन एक विशेष टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि जो आपका वीडियो के अभी जो फॉर्म भरे गए थे ग्राम सेवक के, उस ग्राम सेवक के अंदर इतिहास के लिए थोड़ा सा उसमें सही से उसने डिवाइड नहीं किया है। इतिहास को क्यों नहीं किया है? क्योंकि एक तो उसने लिख दिया है कि भारत एवं राजस्थान के संदर्भ में ऐतिहासिक स्मारक, यानी एक टॉपिक लिखा गया है भारत के ऐतिहासिक स्मारक, भारत के ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक, भारत के ऐतिहासिक स्मारक के नाम से एक टॉपिक लिखा गया है। अब देखो, भारत के ऐतिहासिक स्मारक, तो आप कहोगे कि सर भारत के ऐतिहासिक स्मारक जो है वो हमने विकिपीडिया पे सर्च किए और 40 जो है वो भारत के ऐतिहासिक स्मारक जो है वो हमें मिल गए हैं, उससे काम नहीं चलेगा। ये जो भारत के ऐतिहासिक स्मारक है, हाँ जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि 40 ही है। ऐतिहासिक स्मारक तो 40 है, लेकिन उन 40 को कैसे करना है हमें याद। ऐसा सीधा तो नहीं पूछेगा कि, यानी आपको पूछ दिया कि कुतुब मीनार जो है उसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया। आपसे पूछ लिया कि आमेर के दुर्ग को विश्व धरोहर के अंदर कब शामिल किया गया। आपको पूछ लिया कि लाल किले को विश्व धरोहर में कब शामिल किया। ऐसे नहीं पूछेगा। आप उनमें से उसने ऐतिहासिक स्मारक नाम दिया है, तो ऐतिहासिक स्मारक के विस्तार में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आज की क्लास यूट्यूब के इतिहास में पहली बार जो है ऐतिहासिक स्मारकों का जो पूर्णतः स्वरूप या ऐतिहासिक स्वरूप है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप लगातार क्लास को देखते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो अपन टॉपिक जो है हमारा वो है भारत के ऐतिहासिक स्मारक, भारत के ऐतिहासिक स्मारक। तो भारत के ऐतिहासिक स्मारक की बात करें तो सबसे पहले अपन राजधानी क्षेत्र के ऊपर बात करते हैं। और आप सभी को पता है कि भारत की जो राजधानी है वो कौन सी है? दिल्ली है। तो सबसे पहले अपन दिल्ली के स्मारकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है दिल्ली के स्मारक। तो दिल्ली का नाम आए और दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार का नाम न आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कुतुब मीनार की। किसके बारे में बात करेंगे? कुतुब मीनार, एक ऐसी मीनार जो ईंटों से बनी भारत की सबसे बड़ी मीनार है। ईंटों से बनी भारत की सबसे क्या है? बड़ी मीनार है, जिसका नाम है कुतुब मीनार। कौन सी? कुतुब मीनार। तो सबसे पहले अपन दिल्ली के स्मारक में बात करने वाले हैं कुतुब मीनार की। तो कुतुब मीनार जो है ये सबको पता चल गया कि दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के कौन से भाग में है? मेहरौली भाग में है। दिल्ली के कौन से भाग में है? मेहरौली भाग में। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली के मेहरौली भाग में बनी है। दिल्ली के मेहरौली भाग में कुतुब मीनार जो है वो बनी हुई है। ये कुतुब मीनार जो है वो ईंटों से बनी विश्व की सबसे बड़ी इमारत है। ईंटों से बनी विश्व की सबसे बड़ी इमारत, विश्व की सबसे बड़ी इमारत है। विश्व की सबसे बड़ी इमारत है, ईंटों से बनी इमारत है। ईंटों से बनी विश्व की सबसे बड़ी इमारत है। आप कहोगे नहीं गुरुजी, जो विश्व की सबसे बड़ी इमारत है वो तो बुर्ज खलीफा है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, विश्व की सबसे बड़ी इमारत तो बुर्ज खलीफा है, लेकिन ईंटों से बनी अगर विश्व की सबसे बड़ी इमारत का पूछे तो वो कौन सी होगी? कुतुब मीनार होगी। कुतुब मीनार जिसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया जाता है। निर्माण तो किसके द्वारा करवाया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया जाता है। आप ऐबक को तो अच्छे से जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम सुना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ये वही ऐबक है जिसने दिल्ली के अंदर गुलाम वंश की स्थापना की थी और दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है उसका नाम भी क्या रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के कई उपनाम आते हैं, जैसे इसको हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय किसके पास में क्या है? उपाधि है। हातिम द्वितीय किसके पास में उपाधि है? एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मिन्हाज उल सिराज। मिन्हाज उल सिराज ने ही इस कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय कहा था और इसी को लाख बख्श कहते हैं। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दानी, और इसी को कुरान का कहते हैं क्योंकि ये कुरान की आयतें लिखा करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भाई क्यों करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण? किसकी याद
याद में करवाया। देखो सबसे बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण तो किसी न किसी की याद में करवाया गया है। तो ऐबक ने भी अपने गुरु के याद में, गुरु जिसका नाम था ख्वाजा बख्तियार काकी, क्या नाम था? ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया जाता है। भी क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका निर्माण करवाया? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसका निर्माण क्या करता है? शुरू करता है। क्या करता है? शुरुआत तो कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ही करता है, लेकिन इसका पूर्णतः जो निर्माण है वो ऐबक के द्वारा नहीं करवाया जाता है। इसका निर्माण तो कई व्यक्तियों ने मिलकर करवाया था। आपने नाम सुना होगा, कुतुबुद्दीन के बाद में दिल्ली सल्तनत का जो अगला शासक आता है इल्तुतमिश, जिसने इक्ता प्रणाली को लागू किया था, जिसने चालीसा दल को लागू किया था, ये इल्तुतमिश है। ये इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार की जो आगे की यानी मंजिल है, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है। तो गुरुजी कितनी की मंजिल है इसके अंदर, जो आप दूसरी, तीसरी और चौथी इल्तुतमिश को बता रहे हो? तो भाई इस कुतुब मीनार के अंदर तो कुल कितनी? 5 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। 5 मंजिल है कुतुब मीनार के अंदर, 5 मंजिल है। भी शंकु के आकार का क्यों बनाया है ये भी बता देंगे। शंकु के आकार का आपने क्यों बनाया? क्योंकि ये जो कुतुब मीनार 5 मंजिला जो कुतुब मीनार है, इसके सबसे नीचे का व्यास तो 14.32 मीटर आता है, 14.32 मीटर आता है, और सबसे ऊपर का व्यास 2.75 मीटर आता है। तो ऑफकोर्स मैंने कुतुब मीनार को शंकु के आकार का बनाया है। कौन से आकार का बनाया है? शंकु के आकार का बना दिया, क्योंकि सबसे ऊपर का व्यास तो 2.75 मीटर है और सबसे नीचे का व्यास तो 14.32 मीटर है, इसलिए मैंने इसको शंकु के आकार का बना दिया है। ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। और दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण तो कौन करवा दिया? इल्तुतमिश करवा दिया। तो गुरुजी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि फिरोज शाह तुगलक ये वही शासक है जिसने नहरों का जाल बिछाया था। भी एक तो आता है नहरों का निर्माण किसने करवाया, तो नहरों के निर्माण के अंदर नाम आता है आपके गयासुद्दीन तुगलक का। और वो गयासुद्दीन तुगलक जिसके पुत्र जोना खां ने लकड़ी का महल बनाया और अपने पिता, जिसके पिता जो थे वो दब गए थे, जिसके कारण वो उसकी मृत्यु हो जाती है। आपने नाम सुना होगा गयासुद्दीन तुगलक का। ये गयासुद्दीन तुगलक जिसको ओलिया ने कहा था हनुज दिल्ली दुरस्त है, इस गयासुद्दीन तुगलक जो है, इस गयासुद्दीन तुगलक को तो नहरों का निर्माण करवाया था, लेकिन नहरों का जाल तो कौन बिछाता है? फिरोज शाह तुगलक बिछाता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बड़ा कहा जाता है कि इसने अपने दरबार में बड़े बड़े करों को समाप्त कर दिया था। ये तो क्यों किया भाई? शरीयत कानून का अनुसरण करता था। एक कानून होता है शरीयत कानून, जिसको उलेमा वर्ग एक मुस्लिम वर्ग होता है, जिसके अकॉर्डिंग शरीयत कानून या उलेमा वर्ग की धारणा जो करेगा वो महत्वपूर्ण 4 या 5 कर ही ले सकेगा। तो इस फिरोज शाह तुगलक ने भी उलेमा वर्ग जो था, मुस्लिम जो वर्ग आता है, उस मुस्लिम वर्ग का अनुसरण किया था और इसने 4 करों को लिया था। जैसे सबसे बड़ा तो मुस्लिम कर जजिया होता है, जजिया के बाद जकात होता है, जकात के बाद खम्स होता है, खराज होता है, जकात के बाद खराज होता है और खराज के बाद जो होता है खम्स होता है। ये 4 महत्वपूर्ण कर लेने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। और इसने फिरोज शाह तुगलक ने हक ए सूरत के नाम से भी एक कर लिया था कि भाई मैंने नहरों का जाल बिछाया है, तो अगर मैंने नहरों का जाल बिछाया तो आप लोगों के लिए ही किया है ये, और कृषि में सुधार कार्य होंगे, इसलिए आपको मुझे हक ए सूरत नाम से भी कर देना पड़ेगा। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसका दरबारी था हिशामुद्दीन, जिसने कहा था कि प्रति वर्ष 6.85 करोड़ तो आपकी आय है। और इस फिरोज शाह तुगलक ने ही 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार को 1993 के अंदर कुतुब मीनार को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। विश्व धरोहर में शामिल किया गया। याद रखना, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर कि विश्व धरोहर के अंदर कौन से स्मारक को कब जो है
वो शामिल किया गया। तो कुतुब मीनार जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ईंटों की इमारत है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में करवाया था। इसमें कुल 5 मंजिल है और 5 मंजिलों में आप ध्यान रखना कि पहली मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया, जहां 14.32 मीटर जिसका व्यास आता है। तो आपको इसी प्रकार से आगे पढ़ते रहना है कि भी भारत के ऐतिहासिक स्मारक सीधा ऐसे नहीं कि कुतुब मीनार को 1993 के अंदर विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया। आपको पूछ सकता है कि कुतुब मीनार की सबसे ऊपर का व्यास कितना है, कुतुब मीनार का सबसे नीचे का व्यास कितना है। आपसे क्रम पूछ सकता है कि कुतुब मीनार की दूसरी या तीसरी मंजिल का नाम दे दिया और इसका निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तो आपको वैसे ही पूछेगा कि किसकी याद में बनवाया, तो ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया जाता है। तो साथ में इसको नोट कर लेना। उसके बाद में जो है वो अपन कुतुब मीनार के बाद में अच्छे से अगला जो अपना आता है ऐतिहासिक स्मारक, उसकी बात करेंगे। तो अगला जो अपना ऐतिहासिक स्मारक आता है कुतुब मीनार के बाद में, उसकी अपन पहले इंडिया गेट की बात कर लेते हैं। कि बड़ा जो गेट, जो भारत का गेट जिसको इंडिया गेट बोला जाता है, तो अपन इंडिया गेट के ऊपर ही बात कर लेते हैं। बात करते हैं इंडिया गेट की। चलो, अगला जो अपना है स्मारक, उसका नाम है इंडिया गेट। इंडिया गेट। इंडिया गेट। अगला जो अपना स्मारक है उसका नाम है इंडिया गेट। देखो, इंडिया गेट भी, इंडिया गेट जो है ये राजपथ, दिल्ली के राजपथ में बना है। दिल्ली के कहां पर बना है? दिल्ली के राजपथ में बना है इंडिया गेट। दिल्ली के राजपथ में क्या बना हुआ है? इंडिया गेट बना हुआ है। इंडिया गेट जो दिल्ली के अंदर बनाया गया है। इंडिया गेट का डिजाइन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि इसका डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया था, तो इंडिया गेट का डिजाइन जो है वो एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। एडवर्ड लुटियंस जो है जिसने तैयार किया था किसको? इंडिया गेट को। इंडिया गेट को एडवर्ड लुटियंस जो है वो तैयार करता है। और इसका निर्माण जो है इंडिया गेट का वो तो 1931 में होता है। इसका निर्माण तो कब होता है? 1931 के अंदर होता है। इंडिया गेट का जो निर्माण है वो 1931 के अंदर होता है। देखो, इंडिया गेट का निर्माण 1931 के अंदर होता है और इसका डिजाइन एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया और ये दिल्ली के राजपथ में स्थित है। दिल्ली के कहां पर स्थित है? राजपथ में इंडिया गेट जो है वो स्थित है। भी इंडिया गेट जो है वो बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इंडिया गेट जो है इसे भारत स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। इसको क्या किया है? स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। भी क्यों कर दिया इसको राष्ट्रीय स्मारक? इसको बनाने की आवश्यकता कहां पड़ गई थी? इंडिया गेट को बनाने की आवश्यकता कहां पड़ गई थी कि हमें इंडिया गेट जो है वो बनाना पड़ा? तो देखते हैं इंडिया गेट जो है वो उन 90,000 सैनिकों के लिए बना है। कितने हजार? 90,000 सैनिकों के लिए बना है, जो एक तो मारे गए प्रथम विश्व युद्ध में। किसमें मारे गए? प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए। और कुछ एक जो है वो अफगान युद्धों में मारे गए। अफगान युद्धों में मारे गए। उन्हीं की याद में अपने लिए क्या बना दिया गया है? इंडिया गेट बना दिया है। क्या बना दिया है? इंडिया गेट बना दिया है। कुछ एक तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर मारे गए और कुछ एक कहां मारे गए? अफगान युद्धों के अंदर मारे गए और उन्हीं के लिए क्या बना दिया? इंडिया गेट बना दिया। भी 90,000 सैनिकों के लिए बना है, तो सबके नाम तो अंकित नहीं हो सकते, ये तो आप भी जानते हो। तो इसके ऊपर 13,000 सैनिकों के नाम देखने को मिलते हैं। 13,000 जो सैनिक है उनके तो नाम भी यहां पर देखने को मिलते हैं। कौन से गेट के ऊपर? इंडिया गेट के ऊपर 13,000 सैनिकों के जो नाम हैं वो देखने को मिलते हैं। ये स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया। इसका निर्माण जो है वो 1931 में हुआ और इसका डिजाइन एडवर्ड लुटियंस के द्वारा तैयार किया जाता है और इसका निर्माण 1931 के अंदर होता है। पहले इसको किंग्सवे कहा जाता था। पहले इसको किंग्सवे कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो किंग्सवे नाम से जाना जाता। भी 1931 आया तो मैं इतिहास
हाँ, तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर और अफगान युद्धों के अंदर जो सैनिक मारे गए थे उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ पर लगभग जो है वो 13,000 सैनिकों के नाम देखने को मिलते हैं। भाई सभी सैनिकों के नाम तो जो है वो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर 13,000 सैनिकों के नाम जो है वो देखने को मिलते हैं। अब 1931 की बात आती है कि 1931 जो है इसके ऊपर इतिहास के कई सन है। इतिहास के 1931 के ऊपर कई सन जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे अगर बात करें कि 1931 के अंदर क्या हुआ था, 1931 के अंदर 27 फरवरी 1931 को मुंबई इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के अंदर जो है वो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी और इरविन के मध्य लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था। और 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई। अब यहां पर सवाल उठता है महात्मा गांधी के ऊपर कि भाई महात्मा गांधी 5 मार्च को जो ये समझौता हुआ था इरविन के साथ, इसके अंदर इनको बचा सकते थे। हाँ जी, बिल्कुल बचा सकते थे। हम ऐसा सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी वहां गए और इनको बचाया नहीं, ये अपनी बात सोचने की बात सही है। लेकिन अब बात ये आती है कि महात्मा गांधी उनको बचा सकते थे, क्यों, कैसे? क्या महात्मा गांधी किसी राजनीतिक पार्टी से थे? बिल्कुल नहीं थे। महात्मा गांधी कोई बड़े नेता थे? नहीं थे। क्या महात्मा गांधी अंग्रेजों के फूंपा जी लगते थे? नहीं लगते थे। बिल्कुल गए थे। वहां पे जाने के बाद में उन्होंने समझौता भी किया था, बात भी की थी कि भाई आपके जो सैनिक है, यानी हमारे भारत के जो सैनिक है, युवा सैनिक 11 सैनिक हैं जिनको आपने बंदी बना रखा है और उनमें से 3 को आपने फांसी की सजा सुना रखी है। तो इरविन ने बाकायदा कहा था कि भाई बिल्कुल 11 सैनिकों में हमने 8 सैनिकों को काले पानी की सजा दी है और 3 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई। ये 11 सैनिक असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में गिरफ्तार हुए थे, लेकिन ये 3 सैनिकों ने सांडस की हत्या की थी। इसके लिए हम उनको क्या कर रहे हैं, फांसी की सजा सुना रहे हैं। तो भाई गांधी जी ने यहाँ पे बात जरूर की थी लेकिन नहीं बचा पाया। इसके ऊपर अपन गांधी को कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल अपने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनको हम सलाम करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। 1907 में जन्म हुआ था भगत सिंह का और 23 के अंदर मौत हो गई थी। 31 में मौत, 23 साल के लड़के की मौत हो गई। तो बड़ा अफसोस की बात होती है। लेकिन फिर भी गांधी जी जो है वो इनको नहीं बचा सकता था। गांधी जी कुछ नहीं था कि वो इनको बचाए, मैं तो कुछ नहीं समझता। उसके बाद देखो आगे क्या होता है। तो जो 13,000 सैनिकों के लिए बना है, उसके बाद में जो है इसको किंग्सवे भी कहा जाता है। यहाँ पर पहले क्या हुआ करती थी, एक आपने नाम सुना है जॉर्ज पंचम का। जॉर्ज पंचम नाम का एक व्यक्ति आता है, जॉर्ज पंचम का नाम सुना होगा। और इस जॉर्ज पंचम का पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था, स्मारक हुआ करता था, एक मूर्ति हुआ करती थी किसकी, जॉर्ज पंचम की। यहाँ पर एक मूर्ति हुआ करती थी और वर्तमान में इस जॉर्ज पंचम की मूर्ति को यहाँ से हटाकर जो है कोरोनेशन पार्क में रख दी है। कोरोनेशन पार्क के अंदर रख दी गई है। वर्तमान में इसको हटाकर कहाँ पर रख दिया गया है, कोरोनेशन पार्क के अंदर रख दिया गया। अपनी जॉर्ज पंचम का नाम सुनते याद आया होगा कि 1910-11 के अंदर जो है वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने जब दिल्ली दरबार सजाया था तब भी ये जॉर्ज पंचम आया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अंग्रेज के लिए कहा था कि जनगण मन अधिनायक जय हो, कि तुम इस पूरे जनगण धन के अधिनायक हो। तो ये जॉर्ज पंचम जो है इसकी एक पत्नी भी हुआ करती थी जिसका नाम था मैडम मेरी। और आपने पुष्कर झील का नाम सुना है और पुष्कर झील के अंदर कुल 52 घाट है, 52 घाट है और 52 घाट में से एक मैडम मेरी का आपने नाम सुना है। और मैडम मेरी ने यहाँ पर क्या बनाया था, जनाना घाट का निर्माण जो है वो मैडम मेरी के द्वारा यहाँ पे करवाया जाता है। मैडम मेरी ने देखा भाई यहाँ पे ऐसे पुरुष ना रहे हैं, महिलाएं ना रही है, ये थोड़ी सी अंग्रेजनी टाइप, अंग्रेजनी महिला थी टाइप, तो क्या कहते हैं, अंग्रेजनी थी। और अंग्रेजनी भी था नवेरो ही है, अंग्रेज की शाग है, ठीक है। तो इसने कहा कि वे इसके अलग से करो कुछ व्यवस्था। तो यहाँ पे घाट बनाया गया था जिसका नाम था जनाना घाट। उसके बाद में देखो आगे क्या होता है। यहाँ पर वर्तमान में क्या है कि सैनिकों के लिए एक राइफल बनाई गई है। क्या बनाई गई है, एक राइफल बनाई है। मान लो ये राइफल है और इस राइफल के ऊपर ये इस प्रकार से क्या लगा दी है, टोपी लगा दी है। वर्तमान में एक राइफल के ऊपर टोपी लगा दी, इसके चारों ओर हमेशा क्या एक सदैव एक ज्योति जलती रहती है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष है वो प्रतिवर्ष यहाँ पे आते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। तो भाई खेद है कि 2 ही स्मारक पढ़ा पाए हैं। और अगर
आगे आप कहोगे तो भी कमेंट करके जरूर बता देना, मैं या तो जल्दी जल्दी इनको करवा देता हूँ। फिर उसके बाद में कुछ आपके एक टॉपिक दिया योद्धा संत कवि के नाम से, जो कोचिंगों में भी नहीं करवाया जा रहा और यूट्यूब के ऊपर भी नहीं करवाया जा रहा, तो आप बता देना, मैं यहाँ पे आपको बोल्ड पे करवा दूंगा। यहीं पे ऑनलाइन अगर आपको होगी लाइव का तो लाइव करवा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आगे अगर मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो एक लंबी क्लास डालेंगे जिसमें 4, 5, 6 को एक साथ करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।